जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो क्लास में। तो आज हम कक्षा 7 के विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं। कितना संजोग की बात है, चैप्टर नंबर 7 है, कक्षा भी 7 है। उसके लिए तो दोस्तों अगर कोई भी एक्स्ट्रा वॉइस आता है उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर आवाज़ में भी कमी आता है तो उसको भी थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास अच्छा वॉइस रिकॉर्ड अच्छा वो टेप रिकॉर्डर नहीं है। क्या माइक जो बोलता है वो नहीं है। और मोबाइल भी उतना स्मार्टफोन भी उतना दाम का नहीं है। लेकिन आपको समझाने हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कृपया हमें सपोर्ट करें और अच्छा से पढ़ें, और जो भी गलती हो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आइए दोस्तों, हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसका क्या है, आज पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, हवा, आंधी और तूफान, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हवा, कोई भी हवा किसे कहता है, हवा जिस पे हम सांस लेते हैं। कोई भी गतिशील वायु को ही हवा कहा जाता है। ये तो पवन कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, कोई भी गतिशील वायु को ही हवा या पवन कहा जाता है। समीर भी हवा होता है। तो इसके बारे में जानते हैं। वायु हमारे चारों ओर है। क्या है, हम वायु जो है हमारे चारों ओर, बिल्कुल चारों ओर। वायु एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है, वह जरूर चलती है। गतिशील वायु को ही हवा कहा जाता है। अभी तुरंत हम बताइए, गतिशील वायु को ही हवा बोला जाता है। आप किस आधार पर कहते हैं कि वायु गतिशील है, कैसे आप बता सकते वायु गतिशील है, उसके लिए कुछ कैसे गतिशील, उसके लिए हमको जानना है। देखिए, ये बोल रहा है हवा कभी धीरे चलता है, तो कभी तेज, तो कभी पूरब से, तो कभी पश्चिम से। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा कभी पूरब से चलता है कभी पश्चिम से, क्या कारण है, उसको जानना है। आप साइकिल चलाकर विद्यालय जाते हैं। जिस दिन हवा आपकी विपरीत दिशा में चलती दिशा में चल रही है, तो उससे आपको कोई कठिनाई महसूस होती है। ज़रूर होता है। अगर हम इधर से चल रहे हैं, अगर वायु इधर से चल रहा है तो दिक्कत होता है, क्योंकि जिस तरह का वायु रहता है उस साइड से हम भी चलते हैं तो क्या होता है, स्पीड बढ़ जाता है, लेकिन वो विरोध करता है। ऐसा क्यों? तो विरोध करने से हमारा क्या होता है, ज़्यादा बल लगता है साइकिल चलाने में। हवा धीरे धीरे चलती है तो कभी तेज, कभी पूरब से, तो कभी पश्चिम से। यहाँ तो पढ़ लिए थे, विपरीत दिशा में रहे तो आपको कठिनाई महसूस होती है, परंतु पतंग उड़ाने में पहले पतंग उड़ाने में आपके पीछे से आती हवा सहायक होती है या नहीं। देखिए, अगर हम पतंग इस साइड में उड़ा रहे हैं इधर, और इधर से हवा चल रहा है, तब तो ये उड़ेगा, लेकिन विपरीत साइड से नहीं उड़ पाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे छाता, ये क्या है, ये टूटने वाला है, क्योंकि इधर से ये चल रहा है और हवा भी इधर से चल रहा है। ये इधर से चल रहा है, उसके विपरीत चल रहा है, तब इसको उड़ा के लेके जा रहा है। अगर सेम साइड में चलेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये विपरीत में दौड़ रहा है, इसीलिए हवा भी इधर से चल रहा है और इधर से विपरीत साइड में दौड़ रहा है, इसीलिए अब टूटने की कगार पे है। देखिए, इसको आप जानते हैं। नेक्स्ट, आइए हम इन प्रश्नों का उत्तर जानने की प्रयास करें। हवा कभी पूरब से कभी पश्चिम से कैसे चलता है, इसको हम जानेंगे। देखिए, यहाँ पे ये क्रियाकलाप दिया हुआ है कुछ, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए, ये आवश्यक वस्तुएं ले लिया। क्रियाकलाप एक में प्लास्टिक बोतल, गर्म ठंडा जल और से भरी बाल्टी या कठौत। अब देखिए, प्लास्टिक के बोतल में गर्म पानी लगभग आधा भर लीजिए। बोतल की ढक्कन कसकर बंद कर दीजिए। अब इस बोतल को ठंडा जल से भरी बाल्टी में डालिए। ये बोला है गर्म करने के बाद उसको डालने के लिए बोल रहा है बाल्टी में बोतल को। कुछ देर बाद देखिए, क्या बोतल के आकार में कोई परिवर्तन होता है? ज़रूर होता है। देखिए अब क्या होता है। देखिए, गर्म पानी को सावधानीपूर्वक क्या करा, गर्म पानी को सावधानीपूर्वक शिक्षक की उपस्थिति में बोतल में डालें, क्योंकि वो जला देगा अगर ज़्यादा गर्म रहेगा तो। और जलने का बहुत ही उसमें लहरता है, क्योंकि वो गुप्त उसमें जल का होता है बहुत अधिक होता है, इसीलिए जलन बहुत ज़्यादा आता है। क्या आप बता सकते हैं कि यह परिवर्तन क्यों हुआ, ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ? देखिए, आप जानते हैं कि जल गर्म करने पर वाष्प में परिवर्तित होता है। क्या होता है, जब जल को गर्म करता है तो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। वाष्प ठंडा होने पर जल को संघनित होता है। वाष्प जब ठंडा होता है संघनन होता है, फिर वो
पानी में बदलने लगता है, संघनित होता है। बोतल के अंदर वाष्प में संघनित होने के कारण बोतल के भीतर वायु की मात्रा कम हो जाती है, अतः बोतल के भीतर वायु का दाब बोतल के बाहरी वायु दाब से कम हो जाता है, अतः दाब के इस अंतर के कारण ही बोतल पिचक जाती है। देखिए, इसको हम फिर से समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, एक क्या है, इसमें उबाला हुआ पानी है, ठीक। इसमें क्या भरा हुआ, जब देखिए इसको जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये भाप बनेगा। अब कोई भी चीज़ को अगर गर्म करता है तो वो क्या होता है, थोड़ा फैलता है। इसी तरह जब वायु को जिसमें भरा हुआ है, क्या होगा, जब इसमें पानी जब गर्म होगा तो वाष्प बन के ऊपर उड़ेगा। जब वायु हल्का होगा, इसका जब वायु जो गर्म होगा तो ये हल्का होगा तो ये ऊपर उठेगा और उसकी जगह क्या होगा, निम्न वायुदाब केंद्र होगा और जो भारी वायु आएगा उसको लेने आएगा, लेकिन इसको तो लेकर जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या ढक्कन लगा हुआ है। इसीलिए जब ये जब पतला होने लगता है तो क्या होता है, यहाँ पर निम्न वायुदाब केंद्र हो जाता है और बाहर में क्या होता है, अधिक वायुदाब केंद्र। इसीलिए धीरे धीरे पचकने लगता है। आई होप आपको समझ में आ गया। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, ध्यान रहे कि अत्यधिक गर्म जल रहने के कारण भी बोतल पिचक सकता है। मतलब ये आप आपस में चर्चा करें कि इस प्रकार की अन्य गतिविधियां अनुभव की सारणी तैयार करें, जिससे कि पता चल सके कि वायु दबाव डालती है। तो यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कर आप देख सकते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे वायु दाब डालती है, मतलब जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, वो सब भी इसका उदाहरण है। यहाँ पे हम लिख देते हैं चारों, आप देख सकते हैं। अब क्रियाकलाप से समझते हैं इसमें। देखिए, क्रियाकलाप 2 में दिया है, हवा में वेग बढ़ने पर वायु दाब का मान घट जाता है। क्या होता है, जब वेग बढ़ता है तो वायु दाब का मान घट जाता है, ठीक। आवश्यक वस्तु लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा कागज का टुकड़ा उपरोक्त माप की कागज के टुकड़ा लेकर उसे अंगूठे और तर्जनी के बीच में इस प्रकार पकड़ ले कि कागज के टुकड़े का अधिकांश भाग नीचे को लटका हो। मतलब क्या बोला, ऐसा पकड़ना है कि कागज का अधिकांश भाग नीचे को लटका हो। अब आप लोग यह बताएं कि कागज के टुकड़े को ऊपर से फूंकने पर नीचे की ओर लटका हुआ भाग उठेगा या नीचे जाएगा। अब अपने अपने कागज के टुकड़े के ऊपर से फूंकिए तथा अपने दिए गए उत्तर से तुलना कीजिए। बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब वो क्या दाब डाल रहे हैं, हवा जो उसको दाब डाल रहा है, तभी तो नीचे आ रहा है ना। अब दूसरा देखते हैं। जैसे देखिए, बैलून यहाँ पे लिया है 2 ठो। क्रियाकलाप अब किसको देखेंगे, क्रियाकलाप 3 को देखेंगे। तो इसको देखते हैं। जैसे बोला, आवश्यक वस्तुएं 2 बैलून, धागा, जल, एक सीधी लकड़ी या लोहे का छड़। दोनों बैलून में थोड़ा जल भरकर दोनों को फुलाकर धागे से बांध दीजिए। अब दोनों बैलून को किसी धागे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका दीजिए। दोनों के बीच फूंककर उसके बीच की दूरी बढ़ाने का प्रयास कीजिए। अवलोकन कीजिए कि क्या होता है, कारण पता कीजिए। देखिए, जब ये दोनों बैलून हैं, इसको जब अवलोकन करने पर क्या कर रहा है, इसको मतलब ये इसके बीच में क्या कर रहा है। अगर हवा देने पर क्या हवा दाब डाल रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये दोनों क्या रहा है, दोनों हट रहा है, ठीक। यहाँ पे देखिए, उपरोक्त दोनों क्रियाकलापों में आपने देखा कि आपका जवाब का अनुमान के विपरीत आया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। देखिए, हवा का वेग बढ़ने के साथ वायु का दाब घट जाता है। क्या होता है, जब हवा का वेग बढ़ता है तो वायु का दाब घट जाता है, इसीलिए वो फोड़ जाता है। मतलब उस पर मतलब उसका जो फूंक होता है उसका मतलब असर पड़ता है। क्रियाकलाप 2 में देखा कि फूंकने पर कागज ऊपर उठता है। जब हम फूंकते हैं तो कागज के ऊपरी क्षेत्र में फूंक की गति के कारण वायु का दाब घटता है। तो फूंकने वायु का दाब घटता है, जिसके कारण स्वतः कागज ऊपर की ओर
खींच जाती है। क्रियाकलाप 7.3 में से यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, मतलब अगर हवा देने पर क्या हो रहा है, ऊपर उठता है और क्या होता है, वायु दाब उसका कम हो जाता है। जब हवा जब स्पीड होता है तो वायुमंडलीय दाब कम होने क्या होता है, वायु दाब कम जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। अब देखते हैं क्रियाकलाप ये 4 में क्या है। आवश्यक वस्तु कागज का एक पन्ना तथा धागे तथा गेंद ये लेना है। और बोल रहे हैं कागज के पन्ने को चित्रानुसार इस प्रकार मोड़े की हवाई जहाज के डैने जैसे आकृति बने, मतलब हवाई जहाज का जो पंखा जिस तरह उसी तरह का बनना चाहिए। के बीच में धागा इस प्रकार से पिरोए कि कागज धागे पर ऊपर नीचे आसानी से आ जा सके। धागे के जैसे यहाँ पे चित्र में दिखा रहे हैं, दोनों किनारे पर नारियल झाड़ू की 2 सिक्के लगाए, चित्र लगाए। फिर यहाँ पे क्या उसमें लगाने के लिए बोला है सिक्के ये। फिर चित्रानुसार उन्हें पकड़कर जोर से दौड़िए, मतलब दौड़े बताएं कि क्या होता है। देखिए जब दौड़ता है तो क्या होता है, ये घूमने लगता है गतिशील होकर। किसी क्रिया यहाँ भी क्रियाकलाप 2 जैसी स्थिति है जिससे कागज डैनानुमा कागज ऊपर की ओर उठता है। यही कारण है कि हवाई जहाज उड़ने एवं तेज हवा में छप्पर के उड़ जाने में लागू होता है। क्या होता है, जब हवा जब चलता है तो क्या होता है, यही जब हवा मतलब इसमें स्पीड आ जाता है पंखा में तो क्या होता है, वायु दाब इसको कम कर देता है, इससे आगे बढ़ने लगता है। वही वाला छप्पर जो उड़ता है वही कारण होता है उसमें भी वायु दाब कम होना, मतलब हवा जब स्पीड हो जाएगा वायु दाब कम हो जाएगा। वायु दाबों के बीच अंतर अधिक होने पर हवा का वेग अधिक होता है। क्या बोल रहा है, वायु दाबों के बीच में अधिक का अंतर होने पर हवा का वेग अधिक होता है। परंतु वायु दाब में भिन्नता कैसे उत्पन्न हुई? क्या ताप में भिन्नता के कारण ऐसे हो सकता है, उसके बारे में जानेंगे। ये देखिए हम बताए नहीं थे, वायु गर्म होने पर फैलती है, पहले हम बता चुके। वायु अगर किसी को गर्म करने पर वो क्या होता है, फैलता है, इसी के कारण वहाँ पर पिचा गया था उसका बर्तन। देखिए क्रियाकलाप 5 को देखेंगे। आवश्यक वस्तुएं, जिसे यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये आवश्यक वस्तुएं समान आकार के 3 बोतल, समान आकार के 3 बैलून, गर्म जल, सामान्य जल और ठंडा जल। क्या लेना है, पहले गर्म जल, सामान्य जल, ठंडा जल, और 3 बोतल समान आकार का और 3 वो बैलून भी हैं। ठीक, तीनों समान आकार के बोतलों में बारी बारी से बैलून को कसकर बांध दीजिए। अब इनमें से एक बोतल को एक मग में जिसमें गर्म जल को रख दीजिए, गर्म जल रख दीजिए। दूसरे बोतल को समान जल वाले मग में तथा तीसरे को ठंडे वाले मग में रख दीजिए। ध्यान रहे बैलून वाला भाग मग के जल स्तर से ऊपर होना चाहिए, मतलब बैलून वाला जो भाग है इसका जल स्तर से ऊपर होना चाहिए, सब में ऊपर है। ठीक, अब देखिए क्या होता है, ये अब आप कुछ देर तक अवलोकन कीजिए तथा अंतर को नोट कीजिए, मतलब क्या अंतर होता है तीनों में। पुनः बोतल को एक मग से निकालकर दूसरे मग में डालिए और अंतर का अवलोकन कीजिए। आप अपने अवलोकन के आधार पर अब आप बताएं कि गर्म जल में रखने पर बैलून क्यों फूल जाती है, ठंडे जल में रखने पर क्यों पिचक जाता है। क्योंकि जब गर्म जल पे क्या होता है, उसमें निम्न वायु जब हल्का होता है तो ऊपर हो जाता है। क्या होता है, जब गर्म जल होता है तो वायु क्या होता है, हल्का हो जाता है, इसके कारण वो ऊपर उड़ जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वायु गर्म करने पर फैलती है। हम बताएं ना, वायु जब गर्म करता है तो फैलता है, इसी कारण वो फूल जाता है। आवश्यकता अनुसार कागज से यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला में ये गर्म वाला जल था,
ये वाला में। दूसरा देखते हैं। अब बोल रहा है क्रियाकलाप 6 को देखना है। आवश्यक वस्तुएं कागज़ के 2 समान थैलियाँ, एक छड़ का धागा और मोमबत्ती लेने के लिए बोल रहा है। इसमें कागज़ की दोनों थैले को एक छड़ के 2 किनारे से थैली का मुख नीचे की ओर रखते हुए तराजू की आकृति में लटका दीजिए, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। ये वाला आप दीपावली में ज़रूर किए होंगे। दीपावली में जो लगाता है, इसमें क्या करता है, इसमें छोटा सा दिया रख देता है और नीचे से क्या होता है, कपूर रहता है, उसमें आग रहता है, पकड़ता है। इसी कारण क्या आता है, यहाँ पे निम्न दाब केंद्र होता है। मतलब गर्म वायु जब वायु गर्म होता है तो डायरेक्ट ये ऊपर की ओर जाता है, इसीलिए उड़ने लगता है। ये आप ज़रूर किए होंगे। इसी तरह एक कागज़ के थैले में छड़ के दोनों किनारों में थैलियों का एक मुंह नीचे की ओर रखते हुए तराजू की आकृति में लटका दीजिए। सावधानी जलती हुई मोमबत्ती में सावधानी से पकड़ने का ध्यान रखें कि उसमें लौ कागज़ की थैली से पर्याप्त दूरी होना चाहिए। अगर दूरी नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये जल जाएगा। एक थैली को नीचे चित्रानुसार जलती मोमबत्ती को रखिए। अब बताएं कि जिस थैली के नीचे मोमबत्ती रखा गया है वह थैली ऊपर क्यों चला गया। जैसे ये बोला ऊपर क्यों चला गया, तो हम सब जानते हैं अगर वायु को गर्म करने के बाद वो फैलता है तो क्या जाता है, ऊपर जाता है, इसीलिए इसको उड़ा कर ले जाता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में दर्शाया गया है कि गर्म होने पर हवा हल्का होता है तो ऊपर की ओर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि हल्का होगा ऊपर की ओर जाएगा और दूसरा वायु यहाँ पे जो इधर का ठंडा वायु मतलब है उससे वजन भला तो इसका जगह ये लेने आएगा, तभी ऊपर जाएगा। अतः इसी नियम पे हवा भी चलता है। अतः इससे पहले के क्रियाकलाप और इस क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि हवा गर्म होने पर फैलती है, जिससे कारण वो विरल हो जाती हैं अतः ऊपर की ओर हो जाती हैं। धुआं ऊपर की ओर क्यों उठता है, इसके पीछे यही कारण है। तो क्या कारण है, धुआं ऊपर क्यों उठता है, धुआं के साथ जो वायु होता है वो गर्म हो जाता है, इसलिए ऊपर की ओर जाता है। जिस स्थान पर यह क्षेत्र की वायु गर्म होने के कारण उठती है उस स्थान का वायुदाब कम हो जाता है, और वायुदाब जब कम होगा तो भारी वायु उसके जगह लेने आएगा और इसी से ही हवा चलने लगेगा। तो देखिए, अब हमने देखा कि हवा की वेग बढ़ने के साथ साथ वायुदाब घटता है। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, बिल्कुल उठती है, इसी कारण धुआं ऊपर जाता है, नीचे नहीं। देखिए, अब ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। आइए कुछ स्थितियों को विचार करें। पृथ्वी के धरातल पर असमान रूप से गर्म होना, मतलब असमान रूप से मतलब कभी ज़्यादा, अगर धूप क्या होता है, कभी ज़्यादा निकलता है तो कभी ज़्यादा गर्म होता है, कभी कम। आप लोग यह जानते हैं कि भूमध्य रेखा के निकट की वायु सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलने के कारण गर्म हो जाती हैं, परिणामस्वरूप ऊपर उठती हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश पट्टी क्षेत्र से ठंडी हवा भूमध्य रेखा की ओर लगती है। इसी प्रकार स्थित ध्रुव को 60 अक्षांश के बीच लागू होता है, जहाँ ध्रुवों से ठंडी हवा का प्रवागमन गर्म क्षेत्र की ओर होता है, जैसे कि चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे जानने की कोशिश कीजिए। हम इस बड़ा पिक्चर में दिखा, जैसे ये होता है इक्विलेटर, इसको क्या बोला जाता है, भूमध्य रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, भूमध्य रेखा। इसको बोलता है 0 डिग्री। क्या बोला जाता है इसको, भूमध्य रेखा को बोला जाता है 0 डिग्री। देखिए, जब सूरज का यहाँ पे जो भूमध्य रेखा है, सूरज का किरण जो होता है यहाँ पे डायरेक्ट पड़ता है, मतलब यहाँ से इधर हो गया कितना, इसको बोला जाता है कर्क रेखा, इधर बोला जाता है मकर रेखा। इसको इधर 30 डिग्री और यहाँ पे भी 30 डिग्री। इसके बीच में होता है अधिक गर्मी पड़ता है। क्या होता है इसके बीच, अधिक गर्मी पड़ता है। इसके बीच क्या होता है, अधिक गर्मी पड़ता है। जब अधिक गर्मी पड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ निम्न दाब केंद्र होगा। जब गर्मी, हम बताएं कि जब गर्म पड़ता है तो क्या हवा हल्का हो जाता है, मतलब फैलता है, और फैलता है तो क्या होगा, ये ऊपर उड़ने लगता है। जब ऊपर उड़ता है तो इधर का ठंडा वायु उसकी जगह लेने आता है। तो ऐसे ही हवा चलता है।
आपको पता चला हवा कैसे चलता है। हवा के नियम का खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? उसका नाम था फेरल। क्या था? उसका नाम था फेरल। ये ध्यान रखिएगा। हवा के नियम का खोज किसने किया था? हवा में जो के नियम का फेरल ने, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, इसमें नियम था कि भूमध्य रेखा पर जो हवा निम्न दाब केंद्र होता है, तो इसका जो होता है, मतलब भूमध्य रेखा में जो हवा चलता है, तो ये उत्तर इधर होता है। उत्तर मैप में क्या आता है, तो ऊपर वाला हिस्सा में होता है उत्तर। इसको ऊपर में बोला जाता है नॉर्थ, इसको इधर बोला जाता है साउथ, नीचे को। तो उधर में बोला जाता है नॉर्थ और इधर बोला जाता है साउथ। ये होता है इक्विलेटर, भूमध्य रेखा होता है। देखिए, जब ये यहाँ पे गर्मी पड़ता है तो क्या होता है, तो वायु का दिशा जो होता है ना, उत्तरी गोलार्ध में हो जाता है दायां तरफ। किधर हो जाएगा? दायां तरफ हो जाएगा, मतलब इधर हो जाएगा, ऐसे चलेगा ये, दायां हो जाएगा। इधर कैसे चलेगा? दाईं तरफ। और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलेगा? एस टाइप का होता है। कैसा हो जाता है? एस। तो इधर से क्या चलेगा? ये दाएं चलेगा और इधर से इधर की ओर चलेगा, ये इधर से चलेगा। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में वायु का दिशा कैसा होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में होता है दायां और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? बायां। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, यही हम अभी बताए आपको कि इधर कैसे हो जाता है, एस टाइप का हो जाता है। इधर क्या होता है? इधर से चलने लगता है, इधर से। उत्तरी गोलार्ध में दायां हो जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? बायां हो जाता है। ऐसे ही चल रहा है ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे वही है। अब आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए इंडिया है, तो इधर से क्या चलेगा? इधर से यहाँ पे जब निम्न दाब केंद्र होगा तो ये हवा इधर चलेगा। अब देखिएगा, थल और जल के असमान रूप से गर्म होना। गर्मियों में अधिकांश समय मध्य और उत्तर भारत के मैदानी तथा रेगिस्तानी क्षेत्र में समुद्री जल की अपेक्षा अधिक गर्म रहता है। अतः वह हवा समुद्र से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर चलता है। और इसके स्थलीय संबंध और समुद्री समीर मतलब पवन के बारे में पहले बता चुके हैं। समुद्र से आने वाली हवाएं अपने साथ उष्णता लाती हैं, जिससे वर्षा होती है। इसी को हम मानसूनी हवा कहते हैं। क्या होता है? जब यहाँ पे निम्न दाब केंद्र होता है तो क्या होता है? निम्न दाब केंद्र होता है यहाँ पे, तो क्या होता है? ऊपर से हवा चलने लगता है, इधर से चलता है। इधर से जब हवा चलता है तो यहाँ पे क्या होता है? जब यहाँ का जो ऊपर हवा उड़ता है तो ये नमी युक्त होता है, क्योंकि जब खाना बनाता है तो वहाँ पर जब भाप उड़ता है उसमें हाथ दे के देखिएगा, उसमें पानी की तरह आ जाता है। जब ये क्या होता है, जब ये यहाँ से ऊपर उठता है, मतलब हल्का होकर, तो क्या होता है? ऊपर जाने के बाद ये संघनन की क्रिया हो जाता है, इसी से बारिश होता है। यही समझाना चाहता है ये। देखिए, आंधी किसको बोला जाता है? आंधी को बोला जाता है अंग्रेजी में, क्या बोला जाता है? स्टॉर्म, STORM, स्टॉर्म आंधी बोला जाता है। काफ़ी तेज गति से चलने वाली तीव्र हवाएं को क्या बोला जाता है? आंधी बोला जाता है। आंधी आने से नुकसान की सूची तैयार करें, मतलब जो आंधी आता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक है साइक्लोन। साइक्लोन को क्या बोला जाता है? चक्रवात। चक्रवात कैसे आता है? चक्रवात आता है कहाँ पे? समुद्र सब में आता है चक्रवात। जब गर्म हवा ऊपर उठता है, उठने के साथ वायु दाब कम हो जाता है। क्या होता है? गर्म हवा जो ऊपर उठता है तो वायु दाब कम हो जाता है, जिससे उत्पन्न खाली स्थान, मतलब जब ठंडा हवा ऊपर उठेगा तो वहाँ पे तो खाली जगह होगा, तो उसके लिए क्या होगा, जिससे कारण जो वहाँ पे खाली स्थान होगा तो दूसरा हवा लेने के लिए आएगा। जब लेने आएगा तो क्या होगा, वहाँ पे मतलब अधिक उसमें गति आ जाएगा, मतलब जगह लेने के लिए। इसी को चक्रवात बोला जाता है। जिससे उत्पन्न खाली जगह को भरने के लिए प्रबल वेग की हवाएं वहाँ से आने लगती हैं। क्या होता है? जल्द यहाँ पे खाली होता है, स्पीड से हवा इधर से आने लगता है, तब ये स्थिति उत्पन्न होता है, आने लगती हैं। प्रबल वेग हवा आने पर पुनः वायुदाब कम हो जाता है तथा अधिक तेज हवाएं आने लगती हैं। इस तरह के एक चक्र बन जाता है। मतलब क्या होता है? फिर हवा उठता है, फिर निम्न दाब के रहता है, फिर दूसरा हवा आता है, फिर निम्न दाब के रहता है, दूसरा हवा आता है। ये क्या होता है? पुनरावृत्ति अनेक बार हो जाती है। इसका अंत इस रूप से होता है कि निम्न दाब के चारों ओर उच्च वेग की हवा की अनेक परतें कुंडली के रूप में
घूमती रहती हैं। इसी स्थिति को चक्रवात कहा जाता है। मतलब क्या होता है, जब निम्न दाब के होता है फिर इसको हवा आता है, फिर निम्न दाब में हवा आता है, ऐसे चलता रहता है, तब ये स्थिति आता है। यह स्थिति अक्सर समुद्र के ऊपर उत्पन्न होता है, जिसके कारण बादल को भी अपने साथ ले जाती है। क्या होता है, जब ये उठता है तो बादल को अपने साथ ले जाता है। देखिए, जब ये चक्रवाती हवा जब स्थल की ओर बढ़ती है, तब तटीय क्षेत्रों में तेजी से हवाएं के साथ बारिश होता है। तटीय क्षेत्र, उसको समुद्री किनारे वाले के एरिया को बोला तटीय क्षेत्र। देखिए, आंधी और चक्रवात द्वारा होने वाले नुकसान, क्या क्या नुकसान है यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, चक्रवात के अपने साथ प्रबल वेग हवाएं लाते हैं, जो घरों और वृक्षों का आवागमन, संचार प्रणालियों को ध्वस्त कर देता है। मतलब जितना भी उसमें आता है वो सबको ध्वस्त करता है, वृक्षों को उड़ा के ले जाता है, संचार व्यवस्था को पुल सबको तोड़ देता है, जिससे जान माल की क्षति हो जाती है। अतः हमें इससे बचने का उपाय सोचना चाहिए। देखिए, कुछ प्रभावी सुरक्षा का उपाय निम्न है। जैसे यहाँ पे देखिए, चक्रवात का पूर्वानुमान लगाना चाहिए। मतलब जब आने हो, पूर्वानुमान की सूचना त्वरित संचार माध्यम से, मतलब जब आने वाला हो तो सूचना तुरंत ही बता देना चाहिए। प्रभावित क्षेत्रों में सूचना को नज़रअंदाज नहीं किया जाए, एक दूसरे के सहयोग किया जाए। विभिन्न संचार माध्यमों से प्रसारित होने वाले सूचनाओं को मध्य से सुने तथा उन्हें अमल करें। यह सब होता है बचने के लिए। इस प्रकार के और भी उपाय हो सकते हैं, जिन्हें आप सोचकर या बड़ों से चर्चा कर अपना सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दिया है कुछ स्थानीय हवा को जैसे आता है उसका नाम दिया है। यहाँ पे चक्रवात सब उठता है, स्थानीय चक्रवात का नाम दिया है। जैसे देखिए, चक्रवात अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका को बोला जाता है हैरिकेन। जैसे एशिया में होता है चीन के पास इधर दक्षिण चीन सागर में, पूर्वी एशिया में इसको बोला जाता है टाइफून। क्या आप इन तरह के कुछ अन्य नाम भी जानते हैं? तो और भी होता है, जैसे टाइफून होता है उसी तरह एक टोर्नेडो भी होता है। यह सब क्या है, चक्रवात का जो उठता है उसका नाम है। जैसे क्रियाकलाप अब 8 को देखेंगे। पवन की दिशा का सूचक, मतलब पवन अपना पवन दिशा सूचक बनाए, मतलब पवन किस दिशा से आता है उसको बनाना है। तो यहाँ पे देखते हैं आवश्यक वस्तुएं, प्लास्टिक की छोटी मुंह वाली बोतल, प्लास्टिक बोतल से बड़ा, कार्डबोर्ड, कैंची, सेलो टेप, बालू चौड़े बर्तन, चुंबकीय सुई, मार्कर और क्या आता है कलम, पिन। ये सब बोल रहा है लेने के लिए। जब इसको मतलब दिशा सूचक बनाए, पवन दिशा सूचक बनाएंगे तो मतलब हवा का दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र। देखिए, इसमें देखिए कीबोर्ड को तीर की आकृति में काटिए, स्टार को तीर के बीचों बीच चित्रानुसार, यहाँ पे दिया हुआ है, चित्रानुसार लगाए तथा उसमें बोतल में रख दीजिए। अब बोतल को चौड़ी बर्तन में रखकर बालू से इस प्रकार भरिए ताकि बोतल हिल ना पाए, मतलब उसको पूरा भरना, हिलना नहीं। चुंबकीय सुई की मदद से बोतल या बर्तन पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मतलब वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट मार्कर से लिख दीजिए। इस प्रकार आपका पवन दिशा सूचक तैयार हो गया। हवा की दिशा को बोतल वाले यंत्र को पवन दिशा सूचक कहते हैं। क्या कहता है, हवा की दिशा वाले यंत्र को पवन दिशा सूचक कहता है। मतलब हवा में रख देने के बाद जिस ओर उसको विक्षेपित करेगा उसी ओर से पवन आ रहा है, मतलब उसको दिशा का पता चले। जबकि हवा की गति मापने के लिए यंत्र हवा की गति किससे मापा जाता है? इसका मतलब है मैनोमीटर या पवन वेग मापी से होता है। अंग्रेजी में बोला जाता है इसको मैनोमीटर। पवन वेग मापी को क्या बोलते हैं? सॉरी, मैनोमीटर ना, एनीमोमीटर। क्या बोला था उसको? एनीमोमीटर। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, पवन वेग मापी को क्या बोलता है? एनीमोमीटर बोला जाता है। यहाँ पे दिया पवन मापी को एनीमोमीटर। और पवन दिशा को किससे मापा जाता है? दिशा सूचक से, पवन दिशा सूचक से। विंड वैन बोलता है इसको, यहाँ पे विंड वैन।
अब देखिए आप, ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इसका क्वेश्चन आंसर जो उसका हम करा देते हैं यहाँ पे। देखिए हम बोल रहे हैं सही को चुनने के लिए पवन दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है। तो दिशा सूचक जो पवन की दिशा को जानने के लिए, तो इसमें एक हो जाएगा पवन की दिशा को जानने के लिए। अब 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर में बोल रहा है आंधी आने पर क्या करना चाहिए। तो क्या करना है, किसी घर के अंदर छुप जाना चाहिए, तो घूमने नहीं जाएगा। पवन बेग मापी क्या मानता है, तो पवन का बेग मापेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, ये सब का उत्तर देने के लिए बोल रहा है। उत्तर दिए, आप यह कैसे कह सकते हैं कि हवा गर्म होने पर फैलती है। इसको आंसर देना है, तो यहाँ पे दे देते हैं इसका आंसर। देखिए तो ये रहा यहाँ पे आंसर इसका, यहाँ पे उतार सकते हैं ये सब। और दूसरा का ये रहा, एक गतिविधि द्वारा बतलाए जिसे पता लगे कि वायु दाब डालती है। मतलब कैसे पता करेंगे वायु दाब डालती है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये रहा हमारा, तेज हवाएं उस क्षेत्र की वायु दाब कम कर देती हैं, कैसे, तो इसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए जब गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है तो खाली जगह उसके स्थान भरने के लिए तेज हवाएं चलती हैं, और जहाँ वायु दाब कम हो जाता है, इसी कारण से इसका कारण वायु की कमी क्या होता है। जब वायु वहाँ से उठता है तो निम्न दाब करने लगता है, उसकी जगह दूसरा वायु जगह लेने आता है। वायु की कमी होने पर वायु का दाब कम हो जाता है। दूसरा देखिए, आंधी में कमजोर छप्पर क्यों उड़ जाते हैं, तो इसको आंसर यहाँ पे है, हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है चक्रवात से बचने का उपाय, तो यहाँ पे दे दिए जो है कि चक्रवात से बचने के रेडियो टेलीविज़न से सूचना जल्द देनी चाहिए। सूचना को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए, ये नहीं कि उसको इग्नोर कर देना चाहिए, ऐसा नहीं। एक दूसरे के सहयोग करना चाहिए, और क्या है, सूचना मिलने पर घरों में चले जाना चाहिए। तो ये सब, तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और क्या गलतियाँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।